प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं आपके साथ नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी अमित, देखिए, अगर हम सब चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि जो फल और सब्जियां हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने उपयोगी हैं, जी है ना। और हरी भरी फसलों से जब भरते हैं खेत खलिहान तो दाना दाना करता है किसान की मेहनत का गुणगान। और वो जो गुणगान है, वो जो मेहनत है, हम चाहते हैं उस मेहनत का पूरा मूल्य किसान को मिले। हम चाहते हैं उसके पीछे जो कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत है उनका भी शुभ परिणाम हम सबको मिले। हम सबका मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था को मिले, किसान को मिले, उपभोक्ताओं को भी मिले और भारत की मिट्टी को भी मिले, हम सबको मिले। तो वो कैसे होगा अगर वो एक भी दाना बेकार ना जाए, है ना। कितनी सारी जो हमारी मुश्किलें हैं वो इसलिए हैं कि फसल के उपरांत जो हमारी फसल है वो बेकार चली जाती है और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। कैसे वो फसल का दाना दाना उपयोगी हो सबके लिए, कैसे वो फसल का मूल्य संवर्धन हो, कैसे जो फल सब्जियां हैं हमारी उनका हम बेहतर उपयोग कर सकें, साल भर किसानों को भी फायदा हो, उपभोक्ताओं को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो, विदेशी मुद्रा भी हम अर्जित कर सकें उनके माध्यम से। कैसे, यही एक बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने आज हम आए हैं। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा। देखिए, विषय अपने आप में हमेशा से हम ऐसे ही लेकर के आते हैं कि जिससे किसान मजबूत हो, उसका उत्पादन जो है वो बढ़े, लागत कम हो। और जैसे आपने बात कही परिरक्षण की, तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि विश्व में हम फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। बिल्कुल। फलों का उत्पादन यदि हम देखें तो 50 मिलियन टन, सब्जियों का 94 मिलियन टन। लेकिन आश्चर्य यहाँ होता है कि हमारा जो ये उत्पादन है इसमें 37%, 37% खराब हो जाता है। बिल्कुल। मुझे लगा कि इतने में तो ऐसा हो सकता है कि कई जो छोटे देश हैं उनके जो उपभोक्ता हैं वो सबको मिल सकता है। तो आखिर इतनी आवश्यकता परिरक्षण की है। देश को आवश्यकता है कि जो हमारे किसान की फसल है, फल हैं, सब्जियां हैं, उनका परिरक्षण करने में जो विशेषज्ञों की सोच है, जो हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं, वो उन तक पहुंचे। और कार्यक्रम किसान की बात इसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए स्टूडियो में वैज्ञानिकों को भी लाया है, सोच को भी लेकर के आया है और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर राम आसरे। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन से और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर राम आसरे, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और किसान भाई बहनों को हमारा हृदय से नमस्कार। बहुत ही आपने यहाँ पे इस विषय का शुभारंभ बड़े अच्छे शब्दों से किया और आपने बहुत सही कहा कि हमारा किसान जो भी पैदा करता है, जो भी उत्पादित करता है, उसका एक दाना दाना जो है महफूज रहना चाहिए
चाहिए, उसकी बर्बादी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए इसके कई तरीके हो सकते हैं और इसमें सबसे सक्षम माध्यम है उनका कटाई या तुड़ाई उपरांत किस तरीके से हम परिरक्षण करते हैं या मूल्य संवर्धन करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमारे मित्र तेवतिया साहब ने यहाँ पे चर्चा की कि हम उत्पादन में कितने अग्रणी हैं, दूसरे स्थान पर हैं, और इसके बावजूद हमारे यहाँ फल सब्जियों का नुकसान काफी होता है और उसका प्रतिशत तकरीबन इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया 37% के। यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरी राय रखता हूँ। हमारे इस समय जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार हमारे यहाँ फल सब्जियों का नुकसान तकरीबन 20% के आसपास है। और एक दूसरी रिपोर्ट भी आ गई इस समय, हमारी जो नाबार्ड विश्व बैंक है हमारा और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उसके माध्यम से वो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है और उसके जो आंकड़े हैं उसमें काफी और सुधार हुआ है और उसमें नुकसान हमारा 20% से भी कम नीचे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही वैज्ञानिकों की सोच है कि जो नुकसान पहले था उसको धीरे धीरे कम किया जाए और हमारी कोशिश है कि हमारे डॉक्टरों की राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचे और ये नुकसान इतना भी ना हो। बिल्कुल, जैसे कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है उसमें यही है कि बीज से लेके उपभोक्ता तक की जो यात्रा है पूरी यात्रा वो पूरी सार्थक हो, सफल हो और किसानों को भी फायदा हो और जो वैज्ञानिक है उनके अनुसंधानों का भी संतुष्टि उनको मिले कि जो हमने किया, जो सिफारिश की है वो आगे काम कर रही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हम जैसे कि बात कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं फल और सब्जियों का परिरक्षण जो है उसको अगर हम विस्तार से देखें तो वो किस उस क्षेत्र में आता है, मतलब क्यों हम करते हैं, क्या फायदा है उससे उपभोक्ताओं को, किसानों को, हम सबको, और दूसरा एक उसका मूल्य संवर्धन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे दो शब्द काफी मतलब फ्रीक्वेंसी में या लगातार प्रयुक्त होते हैं जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, मूल्य संवर्धन और फल सब्जियों का परिरक्षण। तो हम फल सब्जियों का परिरक्षण मूल्य संवर्धन के लिए करते हैं, या यूं कहें कि मूल्य संवर्धन एक बड़ा विषय है जिसके अंतर्गत एक ये विधि है फल परिरक्षण। जो फल सब्जियों का परिरक्षण एक विधि है जिसको कि हम अमल में लाते हैं और जिसके माध्यम से हमारे फल सब्जी हैं उसका परिरक्षण करके हम लंबे समय तक बिना खराब हुए उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए उनको सुरक्षित रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी एक बताना उचित समझूंगा कि मूल्य संवर्धन के और कौन से तरीके हैं। एक तो हो गया कि आपका फल सब्जियों का परिरक्षण, जिसे कहते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, और दूसरे कौन से दो ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से फल सब्जियों का मूल्य संवर्धन होता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पर भी प्रकाश डाल दूं। जी नीलम, डॉक्टर साहब बताएं कुछ। उससे पहले हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो क्यों ना सीधे डॉक्टर साहब से बात करें, वो हमें फोन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप भी भागीदार बनिए, आप भी पूछिए ना फल सब्जियों का परिरक्षण कैसे कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन है क्या, या इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो हमें आप सीधे फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421608 और जो दिल्ली के बाहर से श्रोता हमें फोन करें वो दिल्ली का STD कोड लगाएं 011 फिर मिलाएं 23421608। जी बिल्कुल, और आपकी जो जिज्ञासा है उसके लिए हमारे पास हैं डॉक्टर राम आश्रय, और निश्चित रूप से हमारे मन में भी है कि हम भी जाने परिरक्षण के विषय में, मूल्य संवर्धन के विषय में। तो डॉक्टर साहब, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मूल्य संवर्धन के 3 माध्यम हैं, 3 तरीके हैं, जैसे कि एक जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं फल सब्जियों का परिरक्षण। दूसरे तरीके हैं आपका जो कोल्ड स्टोरेज, जिसे कहते हैं हम शीत गृह के माध्यम से, या दूसरे और भी भंडारण के तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम फसल को मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आपका जो टमाटर है बाजार में बहुत आया हुआ है, उसकी भरमार है और उसकी वजह से उसकी कीमतें काफी नीचे चली गई हैं। और ऐसे में जो हमारे चतुर और सजग कृषक गण हैं, हमारे भाई बहन हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो टमाटर को लेके कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, शीत गृह में रख देंगे। और जब आपका जून का महीना आएगा, इतनी यहाँ पे बड़ी लू चलेगी और टमाटर जो है अच्छे ढंग से लाल रंग का पकता भी नहीं, पीला पीला हल्दी जैसा ही रहता है, क्योंकि तापक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खेत में टमाटर उतना लगता भी नहीं। तो उस समय वो कोल्ड स्टोरेज से 1 या 2 महीने के बाद निकालेंगे, आप उनकी कीमत आप 10 गुनी ले लेंगे। मान लीजिए उनको अगर खेत से इस समय 20 रुपए प्रति किलोग्राम टमाटर उठ रहा है, तो उस समय वो 80 या
100 रुपए के आसपास भी जा सकता है जून के अंतिम सप्ताह में। बिल्कुल। तो ये आपका एक समय में परिवर्तन करके उन्होंने मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, आपका मूल्य का संवर्धन किया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना, थोड़ा यहाँ पे अपना दिमाग लगाया और उसको शीतगृह में रख दिया और इससे उनका मूल्य संवर्धन हो गया। तो एक ये भी एक सशक्त माध्यम हुआ मूल्य संवर्धन का। डॉक्टर साहब, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। एक श्रोता लाइन पर हैं, आइए हम उनसे करते हैं बात। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। सर, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हाँ, मैं डॉक्टर के शर्मा बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं पूसा इंस्टीट्यूट में ही था, IRI में, वहाँ से। अरे बहुत बहुत स्वागत है इससे। हाँ, रिटायर हुआ हूँ अभी। पेस्टिसाइड रेजिड्यू देखता हूँ मैं इसमें। जी जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब, एक जैसे आपने बताया पोस्ट हार्वेस्ट में जैसे लॉसेस जो हैं, लेकिन जो फील्ड में जब क्रॉप होती है तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट से भी लॉसेस होते हैं। तो उसके बारे में कोई सही आपके पास जानकारी है या कोई सही डेटा है जो एक्चुअल लॉसेस का जो एस्टिमेट हो पाए? जैसे अभी चर्चा चल रही है भाई, किसानों को जितना भी उत्पादन करते हैं उसका अधिक से अधिक उत्पादन उनका वेस्ट ना हो, खराब ना हो कीड़े या पोस्ट हार्वेस्ट से। तो क्या उस तरह का भी कोई आपके पास जानकारी है कि फील्ड में जब क्रॉप होती है, फल सब्जियों में कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, तो उसके बारे में कोई जानकारी, कोई डेटा है आपके पास? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, मैं आपको सतत नमन करता हूं। आपका कार्य बड़ा ही सराहनीय है जो आपका रेजिड्यू एनालिसिस में। और जहां तक आपने ये जो ह्रास होता है फल सब्जियों का तुड़ाई के दौरान विभिन्न चरणों में, तो यहाँ पे आपने बात कही कि कीड़े मकोड़ों से कितना नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ कहूँगा स्पष्ट रूप से कि हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैंने चर्चा की थी, आपका नैबकॉम करके का भी आपकी नाबार्ड बैंक और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने अभी सर्वे किया है और उसकी रिपोर्ट आने वाली है और जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो उसमें विभिन्न चरणों में कि जैसे आपने तुड़ाई के समय, हार्वेस्टिंग समय कितना नुकसान हुआ, उसमें कीड़े मकोड़ों से कितना नुकसान हुआ, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ, इसके बाद आपका कोल्ड स्टोरेज और इसके बाद रिटेलिंग के समय कितना, ये विभिन्न चरणों में नुकसान का वहां पे चरणबद्ध तरीके से उसमें बाइफरकेशन या ट्राइफरकेशन उसका किया गया है। और शायद जब ये रिपोर्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी तो जो आपका यहाँ पे सवाल है कि खासकर खेत में कीड़े मकोड़ों से नुकसान कितना होता है, उसका शायद आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास इसका आंकड़ा नहीं है। जी, ये तो बहुत ही एक ऐसा प्रश्न, और जैसे ही डॉक्टर साहब ने पूछा जवाब हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचा होगा। लेकिन जब ये हमें तो कोशिश करनी है कि वो नुकसान कम से कम हो, तो डॉक्टर साहब उस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ मैं डॉक्टर साहब के प्रश्न को ही पूछना चाहता हूँ, उसका कि एक पूरक प्रश्न हो जाए कि जो कीड़े मकोड़ों से हमारी फसलें खराब हो रही हैं या हमारी फल सब्जियां खराब हो रही हैं, तो उनका परिरक्षण हम खेतों में ही किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पे खेतों में परिरक्षण की हम बात करें या प्रिजर्वेशन की, तो वो संभव नहीं है कि तुड़ाई के बाद ही होता है। और हम चर्चा भी यही कर रहे हैं कि तुड़ाई के उपरांत कैसे हम उसका परीक्षण कर सकें। हाँ, कीड़े मकोड़ों से नुकसान कैसे कम किया जाए, इसके लिए कई तरीके हैं आपके। कुछ रासायनिक का प्रयोग करके, दूसरा कि हमारे गैर रासायनिक जैसे आपकी कुछ मित्र कीट भी हैं, मित्र जीवाणु भी हैं, विषाणु भी, फफूंदी भी हैं, जैसे हम कहते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया, फंजाई और इंसेक्ट, उनका भी जिसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो हम ये एक सार जो रासायनिक तौर तरीका है उसके ऊपर भी निर्भर ना रहते हुए हम जो हमारे कुछ दूसरे साधन है, जैसे कि आपके कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिसको हम खेतों में पनपने दें, ऐसे कुछ जीवाणु या विषाणु हैं जो कि बीमारियों और कीड़ों को नष्ट करते हैं, जिसको हम बायोजेंट कहते हैं, और काफी मात्रा में कुछ बीमारियों के लिए उपलब्ध भी हैं और इनका काफी प्रयोग बढ़ भी रहा है। उन सब का प्रयोग करके, और इसके साथ साथ जब हम अपना एक ये लंबा विषय है जो जैसे कहते हैं कि आपके चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आपकी बुनियाद आपके बीज से ही होती है। बीज ही हम जब अच्छा स्वस्थ ले जाएं और उसको जब बिजाई करें उस समय लगाएं, और इसी के साथ साथ हम जिसमें जितने भी इनपुट डालें, इनपुट का तात्पर्य है आपका खाद है, पानी है और आपकी जो दवाई है, ये आपकी स्पूरियस ना हो,
मतलब दोयम दर्जे की ना हो, मूलभूत तरीके से सही जगह से ली जाए, तो इन सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके बहुत सी चीजें हेजे पुजे उनको एक एक करके हम अमल में लाएंगे तो आपका नुकसान होगा जो कीड़ों से वो काफी हद तक। जी बिल्कुल, हम अलग अलग चरणों से होकर ही इस फसल तक पहुंचे हैं। जब भरपूर फसल खेतों में खड़ी है, हमने उसकी कटाई कर ली है और हम चाहते हैं कि जो इतनी मेहनत का फल हमें भरपूर फसल मिली है वो बेकार नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। और डॉक्टर साहब, आपने 2 विधियां बताई, एक तो परिरक्षण विधि है, एक है भंडारण द्वारा, तीसरी विधि तीसरी विधि पे इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो तीसरी विधि बहुत ही प्रचलित है और उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि स्थान में परिवर्तन करके। स्थान में परिवर्तन का मतलब जिस क्षेत्र में आपके कुछ अमुक फल सब्जियां पैदा की जाती हैं उस स्थान में उसकी उतनी मांग नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में उसकी बहुत ज्यादा मांग होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब हिमाचल या कश्मीर में सेब पैदा किया जाता है, सेब की खेती बहुत ज्यादा होती है, वहां पे इसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा मांग नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, तो उसमें जो भी हमारे व्यापारीगण हैं या सजग किसान हैं वो हाथ से कश्मीर या जहां पे इनका उत्पादन क्षेत्र है फल सब्जियों को वो लाके दूसरी जगह जहां पे इनकी कमी होती, जहां पे ये उत्पादित नहीं की जाती हैं, तो ये स्थान में उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस जगह पे लाते हैं जिससे कि उनकी मूल्य काफी 2 गुना 4 गुना या 6 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो ये स्थान में परिवर्तन करके खासकर एक यहाँ पे और मैं उदाहरण देना चाहूंगा हमारे भोक्ताओं को खासकर या श्रोताओं को। जैसे कि हमारे उत्तर भारत में सर्दियों में खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, कद्दू है या आपकी जो भिंडी है, इसकी फसल नहीं होती है अधिक सर्दी की वजह से। लेकिन हमारा उपभोक्ता चाहता है कि हमें उस समय खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू थाली में हो। उस समय हमारे दक्षिण भारत खासकर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उस समय ये भरपूर मात्रा में वहां पे फसलें होती हैं, कद्दू वर्गीय फसलें हैं या भिंडी है। तो वहां से जो भी व्यापारी है या जो किसान के समूह है, जो आपके कोऑपरेटिव के समूह है, वो वहां से अपना एक फल सब्जियों को इकट्ठा करके दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों उत्तर भारत में ले आते हैं, तो उसकी कीमत 10 से 20 गुना तक कभी कभी बढ़ा लेते हैं। तो ये स्थान में परिवर्तन करके इसमें एक सशक्त जरिया है मूल्य संवर्धन। जी देखिए ना, अब हम दिल्ली शहर में रहते हैं और नारियल पानी अब कहाँ नहीं मिलता। ये स्थान में परिवर्तन करके ये स्थान में परिवर्तन के मूल संवर्धन है। वहां अगर आपका तिरुवनंतपुरम या आपका मदुरई के आसपास नारियल एक आपको 10 रुपए का मिलेगा, यही दिल्ली में आते आते 60 रुपए का हो जाता है। इससे अगर उसकी हम परिवहन की लागत को निकाल दें फिर भी 4 गुना मूल्य संवर्धन 10 या 15 दिन में ही हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, समय परिवर्तन करके और स्थान में परिवर्तन करके और उसके स्वरूप में परिवर्तन करके मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी क्या भूमिका रहती है? ये जागरूकता फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों, चाहे वो किसान हैं, नहीं हैं, महिलाएं हैं या हमारे युवा हैं, शिक्षित हैं या शिक्षित हैं, वो कैसे इसमें उनका योगदान? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का मूल लक्ष्य या उसका मैंडेट होता है, जो अधिदेश होता है, तो उसमें ये होता है कि आप एक कृषक के अलावा दूसरे हमारे जो भूमिहीन भाई बहन उनके लिए भी, जो महिलाएं हैं या आपका युवा है या आपका बेरोजगार व्यक्ति हैं जो कि रोजगार सृजन के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनका जो है प्रोग्राम बनाया जाता है। वार्षिक जो प्रोग्राम चॉकआउट किया जाता है उसमें ट्रेनिंग का स्वरूप रखा जाता है, खासकर कि इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है। मान लीजिए यहाँ किसी क्षेत्र में आलू ज्यादा होता है या टमाटर ज्यादा होता है या यूं कहें कि वहाँ प्याज ज्यादा होता है, तो आलू, टमाटर, प्याज के प्रसंस्करण के ऊपर अधिक से अधिक वहाँ पे प्रशिक्षण चलेगा। इसके अलावा हमारी कुछ कामकाजी महिलाएं हैं जो कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि में भी अपना हुनर अपनाना चाहती हैं और एक अपना संबल खुद का अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, तो इसमें भी वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पे भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा हिस्सा की जो हमारी कुछ महिलाएं जिनकी जो पहुंच, खासकर महिलाओं का जो हाथ मजबूत होता है प्रसंस्करण में, वो किस तरीके से विभिन्न उत्पाद जैसे दलिया है आपका या गुड़ अच्छा तरीके का बनाना चाहती हैं या इसी तरीके से आपका अचार है, मुरब्बा है, इनके ऊपर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग जो है निःशुल्क होती है और कभी कभी ये भी व्यवस्था होती है कि उनको ठहरने की व्यवस्था की जाती है, उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है और इसके साथ साथ उनकी हैंड होल्डिंग, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है कि आप 10 या 20 महिलाओं का एक समूह
समूह बना लीजिए, जिसे कहते हैं हम स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उसको आप पंजीकरण करा लें, उसके लिए आपको आसानी से ऋण मुहैया हो जाता है और वो अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, कोई अमुक उत्पाद आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम चर्चा भी जारी रखेंगे। एक श्रोता है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में सर। अपना नाम बताएं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं श्याम सुंदर बोल जी, मानपुर से जी। जी, प्रश्न पूछिए श्याम सुंदर जी। तो सर ये बताओ, जैसे आजकल जैसे खरीफ फसल चल रही है, इसमें जैसे उड़द की बोते हैं खेतों तो बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं उड़द, तो ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो मतलब जैसे नवंबर से पहले कर जाए उड़दों की? श्याम सुंदर जी, आपने प्रश्न यहाँ पे किया है कि ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल तो नहीं कहूंगा, ये अभी की जो समय आ रहा है ये जायद की फसल है। और जायद की गर्मियों में जो हमारा समर का मौसम होता है, ये जायद की फसल होती है। और जायद में उड़द की जो है कई प्रजातियां हैं और अभी समय काफी लेट हो चुके हैं। और इस समय हमारी ये सलाह है कि उड़द की बुवाई बिल्कुल ना करें। कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो कि आपको समय रहते हुए आपकी कटाई के लिए उपयुक्त होगी। तो आप काफी पिछड़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में आप यूं कहें कि आप खरीफ की फसल आगे लगाएं, जो उसका अभी बुआई का समय आगे आएगा। उसमें सम्राट करके एक प्रजाति है, बहुत ही अच्छी उड़द की प्रजाति है और उसमें जो है एलोविन मोजैक भी नहीं लगता है, जिसे पीला विषाणु कहते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने बात ही की है तो हम दालों का कैसे हम प्रसंस्करण कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं एक संदेश। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सांवा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। जैसे कि हम संदेश सुन रहे थे, 21वीं सदी का भारत है, पोषण भी चाहिए, खाद्य सुरक्षा भी चाहिए, सतत उत्पादन भी चाहिए, और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सुरक्षित रहें। तो इन सब के लिए जो हम ये श्री अन्न वर्ष मना रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सबकी सेहत बरकरार रहे। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि खाद्य, अगर हम परिरक्षण की बात करते हैं, तो श्री अन्न और परिरक्षण का कैसे संबंध हो सकता है और कैसे इसे हम ज्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं? देखिए, जैसे कि आपने
यहाँ पे कहा कि श्री अन्न के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और दूसरी तरीके की अन्य सुरक्षाएं जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है, जैसे पर्यावरण सुरक्षा, आपकी जल सुरक्षा, वायु सुरक्षा, इन सब का कहीं न कहीं जुड़ाव इस श्री अन्न से है। और इन सब के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा इन श्री अन्न के उत्पादन से मिलती है। क्योंकि ये आपकी ऐसी जमीन जहाँ पे दूसरे अन्न नहीं उगाए जा सकते हैं, वहाँ पे उगाया जा सकता है। इनको पानी की भी कम जरूरत होती है। आपकी विषम परिस्थितियों, खासकर जो आपकी जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों में भी इनको उगा सकते हैं, चाहे अधिक गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसके अलावा इनमें कैल्शियम और आपका जो लौह तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको खाने से हमारे शरीर में इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश होता है। और जो आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज इस समय हो रही हैं आपके, वो कहीं न कहीं ये हमें इससे बचाते हैं। तो श्री अन्न का कहीं न कहीं जुड़ाव, हमारी जो परिपाटी है या परिरक्षण है, वो कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है। पुराने समय में जो आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते थे, उसमें कहीं कहीं श्री अन्न के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते थे। और आज कल भी कहीं न कहीं इडली, डोसा इत्यादि में श्री अन्न का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता लाइन पर है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार के बारे में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है जी। तो ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है अभी तक, क्योंकि इतना महंगा है कि आदमी लेने की इच्छा भी करता है, पर पैसे की बदौलत वो नहीं ले पाता। कि इतना महंगा जो है 120 रुपए, 140 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। फिर भी हमें 2 साल में 2 बार ही इस्तेमाल होता है, जब हमारे व्रत आते हैं, तब हम इस चीज को, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा या सामुक की खीर बनाई जाती है बस। तो ये आम आदमी की पहुंच में डेली आए, ऐसा कब तक हो पाएगा? देखिए, आपने यहाँ पे बहुत ही सही बात कही। जो इसका मूल्य है वो काफी ज्यादा है, जिससे कि आम आदमी की ये पहुंच से बाहर है। उसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपकी श्री अन्न है, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो अभी बृहद स्तर पर नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इस पर कमर कस के कार्य कर रही हैं, इनकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही हैं, तो हमारी समझ में वो दिन दूर नहीं है। ये यूं कहें कि आपका एक पंचवर्षीय योजना से पहले ही एक आम जिस तरीके से आपका गेहूं चावल उपलब्ध होता है, उसी तरीके से श्री अन्न भी विभिन्न रूपों में आपके लिए उपलब्ध होगा, जो आपको 120-140 रुपए प्रति किलोग्राम से इसका कीमत चुकानी पड़ती, शायद होना चुकानी। जी बिल्कुल। और इससे अनेकों, जो इससे जुड़े अनेक स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि परिरक्षण और श्री अन्न का जो संबंध है वो और आगे बढ़ता जाएगा और हम सबको उपलब्ध होगा। तो नीलम, ये निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब की बात कही है, इसमें उत्पादन जो कहा कि भाई प्रत्येक की थाली की पहुंच तक होना चाहिए, तो उसके लिए उत्पादन हो रहा है। और जैसे जैसे भी सरकार प्रयास कर रही है, हमारा कार्यक्रम किसान की बात है, हमारे वैज्ञानिकों की सोच है, उससे निश्चित रूप से ही उत्पादन बढ़ेगा। और जो बात है डॉक्टर साहब की, वो जरूर पूरी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति की थाली में श्री अन्न पहुंचेगा। बिल्कुल, ये क्रांति है जिसके ओर हमें बढ़ना है कि हमारी फल सब्जियां सुरक्षित रहें और सबको उनकी मेहनत का फल मिले। इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। सभी सुनने वालों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा